सीएम अशोक गहलोत की घोषणाएं बनी मिसाल। गहलोत की घोषणाओं से कांग्रेस जोश में। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बना रही गहलोत के फैसले। पुरानी पेंशन की बहाली का फैसला देश भर में छाया। केंद्र और अन्य राज्यों पर बढ़ रहा दबाव। कांग्रेस को मिल रही राजनीतिक बढ़त। पुरानी पेंशन बहाली हो या यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी। फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या बूस्टर डोज या फिर चिरंजीवी योजना का मुद्दा। बड़े मुद्दों पर गहलोत ले रहे लीड। गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े फैसलों की चर्चा पूरे देश भर में है। खासकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का बजट में ऐलान कर अशोक गहलोत ने विरोधियों को मानो चारों खाने चित कर दिया है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों के लिए भी 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा ने भी देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। वहीं जिस बिजली के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई थी, उस पर भी सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष के पास कहने को कुछ खास नहीं छोड़ा है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इन सब के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और बीजेपी शासित सरकारों को भी जन योजनाओं के नाम पर बैकफुट पर ला दिया है और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका दिया है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा के लिए और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं सभी का। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ महेश शर्मा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महेश जी, आज आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई, उनके बाद यह कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर के हो या फिर नई सरकारी नौकरियों के ऐलान को लेकर के, या कुछ ऐसी घोषणाएं राजस्थान में हुई हैं जो देश भर में पहली बार हुई हैं। कैसे आप एक पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं, क्या अशोक गहलोत गेम चेंजर साबित हुए हैं? एक तो ये डिस्टरबेंस आ रहा है, ये अमित शाह की ये भाषण की आवाज आ रही है इसमें। हम कोशिश करते हैं हेलो जी उसको सुधारा जाए। महेश जी, अगर आप मुझे अब ठीक तरीके से आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो मेरा सवाल यही है कि तमाम तरह की घोषणाओं राजस्थान में जो कुछ भी हुआ जी, उसको आप एक पत्रकार के तौर पर कैसे देख रहे हैं? क्या इन सब के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत गेम चेंजर साबित हुए हैं? क्या इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो या फिर बिजली 50 यूनिट तक मुफ्त करने की बात हो? महिलाओं के लिए पहली बार ऐसा देश में हुआ कि वर्क फ्रॉम होम। देखिए, ये जितनी भी इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट में घोषणाएं की है, वास्तव में कांग्रेस के आने वाले जो 2024 तक के चुनाव के लिए बहुत बड़ा मतलब एक माइलेज है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर कांग्रेस कमेटी जो है अगर इस पर फैसला लेती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस वापस से राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आ सकती है, क्योंकि नई पेंशन योजना, कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। वहीं महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की बात जो कही जाती है, तो ये एक महिलाओं के लिए ऐसी महिलाएं जो कामकाजी हैं कर सकती हैं और उन्हें एक ये सुविधाजनक स्थिति होती है कि घर पे बैठ के वो काम कर। दूसरा ये भी आ रहा है कि जहां तक ये जो पेंशन की योजना है कि वर्तमान 2004 के अंदर जो एक पेंशन योजना थी जिसमें कि कर्मचारियों को
सरकार की ओर से जो पेंशन सुविधा उपलब्ध थी वो काट करके इसकी जगह की एम्प्लॉइज के अंश से मतलब क्या कहते हैं शुरू की गई है। तो एक कर्मचारी वर्ग को लुभाने का ये जो प्रयास किया गया है, तो ये एक रणनीति कांग्रेस अपना सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा, महिलाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने किया और किसानों के लिए जो भी उन्होंने घोषणाएं की, और सबसे बड़ी बात है चिरंजीवी योजना भी, जो एक आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उनको लाभ देने की गरज की गई है। तो और उसका सीमा भी बढ़ा दी है, 10 लाख कर दी गई है। अगर ये चीज को कांग्रेस हाई कमेटी अगर इसको स्वीकार करती है, इसको मैं तो यही कहूंगा कि इस चीजों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने न केवल अपने कांग्रेस हाईकमान को इस और मतलब ध्यान मतलब क्या कहते हैं खींचा है, बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली ये जो घोषणाएं की है जी। और इसकी तरह से आम जनता की सुविधा लाभ की दृष्टि से किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को तो मिलेगा ही, राजस्थान में भी कांग्रेस को मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर इन मुद्दों को उठाया जाए तो ये प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है। बिल्कुल महेश जी, लेकिन इन घोषणाओं को धरातल पर जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, उनकी चुनौतियां क्या, उस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन पहले एक छोटा सा कमेंट मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी से ले लूं। स्वर्णिम जी, लगातार कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, और इन घोषणाओं के बाद क्या कांग्रेस पार्टी का जोश हाई है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो और नेता समस्त मिलकर के जनता की सेवा के लिए संकल्प होते हैं, और इसी आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं, इसी आधार पर हम कार्य करते हैं। आज इस बजट के माध्यम से और पूर्व बजट जो आया था, अशोक गहलोत जी ने अपनी गवर्नेंस से ये साबित कर दिया कि अगर देश में सरकार चलाना किसी को आता है तो कांग्रेस को ही आता है। आप देख लीजिए, पूर्व जो हमारी यूपीए सरकार थी उसमें हमने मनरेगा जैसी, राइट टू एजुकेशन जैसे, फूड गारंटी योजना ये लागू की थी ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई के काम किसी के पास ना रहे, बेरोजगार ना हो, और एजुकेशन सबको मिले। तो यहाँ भी शिक्षा, चिकित्सा और कहना चाहिए रोजगार, इन 3 मुद्दों को छुआ है। शहरी रोजगार योजना जो हमने लागू की है उसके आधार पर जो बढ़ती बेरोजगारी है जिसको काबू करने में केंद्र सरकार नाकाम रही है, नोटबंदी के माध्यम से एमएसएमई को बर्बाद किया गया। अभी आप देखेंगे कितने जो सरकारी संपदा है उनको बेचा जा रहा है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, आप नाम लीजिए, हर क्षेत्र में जो है सरकार बेच रही है, बेच करके भी जनता का वेलफेयर नहीं कर पा रही है। एक आप देखिए, हमने ये डिफरेंस पैदा किया है, लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि एक हमारी सरकार थी जो जनता के लिए काम करती है, एक केंद्र सरकार है जो ये कहती है कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, और आप जितने भी सरकारी उपक्रम है उनको बेचने का कार्य करेंगे। उसके बावजूद भी कोई सोशल वेलफेयर स्कीम आज तक केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई। आप देखिए, सीआईएस के जो उनके कहना चाहिए योजनाएं बनती हैं उसमें कहते हैं कि साहब आप बजट आधा रखेंगे, आधा राज्य लगाए, आधा हम लगाएंगे। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? आप वैक्सीन बेचना चाहते थे, आपको बेचने नहीं दी हमने। आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम पर बेतहाशा टैक्स लगा रहे, जनता को लूट रहे, जबकि जनता की कमाई नहीं है। आप बेरोजगारी दर सर्वाधिक है 44 साल में, इसको काबू करने में असफल रही है। तो सबका जवाब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि किस तरह से गवर्नेंस हो सकती है, किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उनकी चिकित्सा की सुविधा दी जा सकती है, ये हमने जवाब दिया है और जनता के सामने। ठीक है स्वर्णिम जी। आशीष जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? लगातार चर्चाएं तो पूरे देश भर में है बजट की घोषणाओं के बाद, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को ये कह करके नकार दिया गया हो कि ये सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है या फिर धरातल पर नहीं उतरी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन घोषणाओं के बाद, खासतौर पर देखिए ये बहुत बड़ी घोषणा है जो कर्मचारियों के लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने का ऐलान किया गया है, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या एक दबाव केंद्र सरकार पर या भाजपा शासित राज्यों पर बढ़ रहा है इस बात को लेकर के कि वे भी इस बारे में सोच विचार करें? देखिए हेमंत जी, हमको ये जो सरकार ने भी घोषणाएं की है जी, इसको पिछले 3.25 साल का जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है घोषणाओं करने का, उसके संदर्भ में ही इसको देखा जाना चाहिए और बड़ा इसका फेयर एनालिसिस होना चाहिए कि सरकार ने पहले कौन कौन सी घोषणाएं की और कौन कौन सी घोषणाएं ऐसी है जो कि जमीन पर धरातल पर उतरी हैं। जी, आप देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया कि घोषणाएं करने में वो हीरो हैं और लागू करने में वो जीरो हैं।
अब देखिए, मैं वन बाय वन मुख्यमंत्री की कुछ घोषणाओं को आपके सामने रखूंगा जो कि उन्होंने बजट में घोषणा की है। मैं उन घोषणाओं को तो टच ही नहीं कर रहा हूं जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिनका जिक्र किया था। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी अपने पहले बजट में कहते हैं कि हम 143 अंबेडकर भवन खोलेंगे, जिसको 3 साल हो गए इस घोषणा को। आप देखिए, आपको जानकर के आश्चर्य हुआ, 135 जो अंबेडकर भवन है उनको तो वित्तीय स्वीकृति तक नहीं मिली है 3 साल के बाद भी, और जमीन पर एक भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। आप देखिए, इसके बाद इन्होंने 2 साल पहले जो घोषणा की थी कि हम 200 जनता क्लिनिक खोलेंगे। आप देखिए, जनता क्लिनिक कहाँ खुले किसी को पता ही नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर 200 की बात की थी, 12 भी नहीं खुले हैं। आप देखिए, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि हम पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुलेंगे संभाग मुख्यालयों पर। कहाँ पब्लिक हेल्थ कॉलेज, एक संभाग मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोल नहीं पा रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि इन्होंने जो बजट में घोषणाएं की नौकरी देने की जी, अगर हम मुख्यमंत्री घोषणाओं को आधार बनाए हेमंत जी, तो मुख्यमंत्री जी ने ये 4 बजट पेश किए और इनके हिसाब से 2,78,000 लोगों को 31 मार्च 2023 तक नौकरी लग जानी चाहिए थी। आप देखिए, अभी इसी मार्च तक तो 1,78,000 की नौकरी लग जानी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ हो नहीं रही है। तो देखिए, आप घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उन घोषणाओं को लागू करने में, उसमें आप लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम की बात की थी कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका जवाब देना जरूरी है हेमंत जी। आप देखिए, जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, इससे पहले आज तक कभी लागू नहीं की गई। आप देखिए, चाहे हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की बात करें, जिसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, जिसने पूरे देश में एक राह दिखाई किस तरह से हेल्थ केयर की स्कीम होनी चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हुए हैं, करोड़ों माता बहनों को चूल्हे से मुक्ति मिली हुई है। आशीष जी, आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या इसका असर पड़ेगा। मेरा सवाल यह था कि जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात थी, उसको लेकर के क्या आपकी सरकारों पर भी दबाव पड़ रहा है, सवाल यह था मेरा। देखिए, आप ये करें कि इन योजनाओं का हाल भी सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसा हो गया है। बताइए हेमंत जी, ये जो सरकार है अब 1.5 साल की मेहमान रह गई है। मुझे बताइए, 1.5 साल में कौन 2004 के बाद का कर्मचारी रिटायर हो रहा है जिसको ये पेंशन दे रहे हैं। आप देखिए, इस तरह से सरकार ने जो वर्तमान जो पेंशन स्कीम चल रही थी उसमें जो एनपीएस में जो कटौती होती थी उसका और फायदा मिल गया सरकार को, तो सरकार को वहां पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। आप देखिए, ठीक है आशीष जी, मैं आता हूं आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आशीष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाएं करने में हीरो हैं, लेकिन उनको जमीन पर उतारने में जीरो हैं। बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने गिनाई, अंबेडकर भवन का निर्माण नहीं हुआ। क्या ये घोषणाएं, इनका भी यही असर होना है? देखिए, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, अभी तो बजट में हमने एलोकेशन करके और ये घोषणाएं जो की है इनको धरातल पे भी उतार रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना का कैसा मैनेजमेंट हुआ, जो पूरे दुनिया ने देखा, राजस्थान में जो हुआ, और किस तरह से हमने सीएचसी, पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अपग्रेडेशन किया, आईसीयू बेड बने 350, ये 200 जनता क्लिनिक की बात कर रहे हैं, 350 ब्लॉक पर हमारे आईसीयू वार्ड बनाए गए नए, ये नए बने, चिकित्सा व्यवस्था ऐसी सुदृढ़ की है। खैर, इनकी तो बात अब करना बेकार है, लेकिन जो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, जो मेन मुद्दा है आज का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे देश को लागू करना पड़ेगा, देश की एक सरकार को लागू करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी लागू करना पड़ेगा, और जनता उत्पीड़ित है, कर्मचारियों को राहत देनी पड़ेगी। आप सरकारी उपक्रम बेच करके उनकी नौकरियां खत्म नहीं। लेकिन स्वर्णिम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को लेकर के सवाल उठाती है कि घोषणाएं कर दी गई, लेकिन यह बजट में नहीं बताया कि पैसा कहां से आएगा। और यह भी आशीष जी ने भी इस बात का जिक्र किया, 2004 के बाद जो रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी हैं, तकरीबन 4 लाख कर्मचारियों को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो पहले भी पेंशन दी, मैं बिल्कुल आपको आपकी बात पर आ रहा हूं। आप देखिए, पहले की भी सरकारें पेंशन देती थी ना, जब सरकार की आर्थिक स्थिति आज जैसी वैश्विक कहना चाहिए परिदृश्य जैसी नहीं थी, तो भी सरकारें देती थी। और सरकारी कर्मचारी प्रदेश के कोने कोने में, जगह जगह, गांव-गांव, ढाणी में जाकर के काम करते हैं, तो उनका भविष्य सिक्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले जैसा हो रहा था वैसे ही अब आगे भी होता जाएगा।
कहां से आएगा इसकी चिंता नहीं करनी है, अगर प्रतिबद्धता हो तो आता जाएगा। महेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनौतियों को लेकर के बात हो रही है, आप कैसे देख पा रहे हैं इन बजट की तमाम घोषणाओं को लेकर के? लेकिन यह भी सच बात है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको लेकर के राजस्थान ने पूरे देश को राह दिखाई है। देखिए, महिलाओं के लिए उड़ान योजना पहली बार शहरी काम को लेकर के 100 दिन की गारंटी इंदिरा गांधी के नाम से रोजगार योजना, ये पहली बार राइट टू हेल्थ की बात। और इसके अंदर भी हमने देखा कि कैसे 5 लाख का बीमा कवर और 10 लाख तक का इलाज बढ़ा दिया गया। ओपीडी आईपीडी के अंदर पूरी तरह से इलाज निःशुल्क कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल विपक्ष का लगातार है कि आखिरकार ये पैसा आएगा कहां से, ये नहीं बताया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ये जो वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जितना मतलब होना चाहिए तो वो व्यवस्था तो करनी ही होगी। अब सवाल ये आता है कि इसे राजनीतिक रूप से कैसे रूप में लिया जाए। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे होनी चाहिए। अगर विकास की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं जी, तो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के हमें ये देखना होगा कि उनकी बहबूदी के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा सुझाव देता है या नई स्कीम बताता है या और कुछ करता है तो उसका तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर और ये भी मान के चलिएगा कि किसी योजना के नाम के जो उलट पुलट किए जाते हैं, ये भी राजनीति में एक नई व्यवस्था, नई चीजें हो गई है। उद्घाटन ले लीजिए या और कोई चीजें ले लीजिए, नाम की योजनाओं के नाम बदल देना, मोटिव यही होता है सबको ले। अब जैसे पुरानी योजनाएं जो जिस समय की बात है, जिस तरह है, तो इसमें एक सवाल ये भी होता है कि अगर इसको ये इतनी ही मुफीद थी ये योजना, तो फिर आपने दूसरे अपने कार्यकाल में दूसरे समय पे गहलोत साहब ने इसको लागू क्यों नहीं किया? जी, ये सवाल मैं स्वर्णिम जी से पूछूंगा। स्वर्णिम जी, जल्दी से इसका एक आंसर दीजिए, जो महेश जी सवाल उठा रहे हैं। सवाल जी, महेश जी मैं आता हूं, वापिस आता हूं। महेश जी मैं वापिस आता हूं, छोटा छोटा करके हम लेते हैं थोड़ा सा। जी, जल्दी से स्वर्णिम चतुर्वेदी। एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं सोच नहीं पाया। एक बार महेश जी कह रहे हैं कि अगर ये योजना इतनी मुफीद थी, इनको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा सकता है, अगर इतनी मुफीद थी तो पहले वाले टर्म में इस पर काम क्यों नहीं हुआ, पहले ये घोषणा क्यों नहीं की गई जब पिछली बार सत्ता में थे? 13 तक के बीच। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहले वाले टर्म में भी आप देखेंगे तो हमने मुफ्त दवाई योजना लागू की, मुफ्त सीएफएल बल्ब देने के लिए, बिजली बचाने के लिए लोगों को मुफ्त सीएफएल बल्ब दिए। इस तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी कर रहे हैं। और अभी आप देखिए आज की जो परिस्थिति है, आज इंसान टूटा हुआ है कोरोना के पश्चात। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आम लोगों को आज बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनकी ज्यादा जरूरत है। आशीष चतुर्वेदी जी, महेश जी एक और बात कह रहे हैं कि अगर अच्छी चीजें निकल करके आती है और कोई सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के हित में अच्छा काम करती है तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए। और ये आप लोग भी कहते रहे हैं केंद्र की योजनाओं को लेकर के कि सिर्फ विपक्ष जो है वो इस क्रिटिसाइज करने के लिए ही विरोध कर रहा है, विरोध के लिए विरोध हो रहा है। असल में जनता के हित की योजनाएं, जैसे आप देखिए, आप नकार नहीं सकते पुरानी पेंशन योजना को लेकर के पूरे देश भर के कर्मचारियों की ये मांग है। साथ ही साथ और ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को लेकर के सवाल उठाए। आशु जी, उन्होंने कहा कि देखिए, आर्मी सेक्टर के लिए पहले से इसको चेंज नहीं किया गया। साथ ही साथ जो न्यायिक क्षेत्र है, उनके जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने न्यायिक क्षेत्र ने कह दिया कि हमारी पुरानी पेंशन से ही लागू, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो बाकी के कर्मचारियों पर ये डंडा क्यों चलाया गया, इस पर सोचने की जरूरत है। दूसरा, इसके साथ साथ मेरा सवाल यह है कि जो बाकी दूसरी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनका तो कम से कम आपको स्वागत करना चाहिए। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाती आ रही है और हम तो सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, और हम खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी अपेक्षा नहीं रखती है जी, पूरे प्रदेश की 7 करोड़ जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से अपेक्षा रखती है कि एटलीस्ट आपने जो बजट में घोषणाएं की हैं उसका तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आप देखिए, प्रदेश की जनता बिजली से बहुत त्रस्त चल रही है। बिजली की ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बिजली की कटौती भी है और बिजली का टैरिफ भी राजस्थान में सर्वाधिक है। तो हम तो बजट में उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान की जनता को बिजली में थोड़ी राहत मिलेगी, चाहे वो फिक्स चार्ज के नाम पर जो वसूली की जा रही है, चाहे कमर्शियल से बात कर लें, चाहे होटल इंडस्ट्री से बात कर लें, चाहे इंडस्ट्री 50 यूनिट तक बिजली फ्री की घोषणा तो की है। नहीं, आप देखिए
नहीं, इंडस्ट्रीज को कमर्शियल को और जो जी। होटल इंडस्ट्रीज, इनको कोई राहत नहीं मिली है। इनकी बहुत पुरानी समय से मांग चल रही है कि कोरोना का सर्वाधिक जो नुकसान है वो होटल जी। इंडस्ट्रीज को हुआ है, और आपने लाखों लाखों रुपए के बिल दे दिए हैं। आप देखिए लेकिन पूरे आशीष देश जी, के अंदर आशीष जी, पेट्रोल, एक डीजल, सवाल मैं आपसे पेट्रोल, दरअसल डीजल जानना चाहता पूरे हूँ, देश थोड़ा में सा आप समय कम है देखिए, आशीष हेमंत जी, जी, मैं राजस्थान चाहता में था कि सबसे आप महंगा बोलें है। पूरा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं इस बात को, थोड़ा समय कम है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर या एक नेता के तौर पर आपको कांग्रेस में अशोक गहलोत एक ऐसा नाम नजर आते हैं जिसने केंद्र को सोचने पर मजबूर कर दिया हो, आपकी बाकी की बीजेपी की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया हो? आप देखिए, लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान में लगा, उसके बाद केंद्र को फैसला लेना पड़ा। वैक्सीनेशन को लेकर के जब बात आई, फ्री वैक्सीनेशन सबसे पहले राजस्थान ने कहा कि हम अपने खर्चे पर फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद केंद्र को उस पर आना पड़ा, फ्री वैक्सीनेशन करवाना पड़ा। आप देखिए कि जब तीनों कृषि कानून, तब राजस्थान पहला राज्य था जिसने उठकर के कहा कि हम यहां पर अपने लागू नहीं करेंगे और उसको पास करते हैं। तो ये तमाम जो पीछे के भी फैसले देखते हैं, उन पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर किया। देखिए हेमंत जी, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, आप देखिए हम सबको केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। किस तरीके से देश के आज 177 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं, और पूरे देश में ये इतना अच्छे तरीके से वैक्सीन का ड्राइव चला है। इसके कारण से जो तीसरी लहर है, आप देखिए, अगर हम बात करें दूसरे देशों की बात करें, चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे यूरोप के अन्य देशों की बात कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे इंडोनेशिया की बात कर लें, आशीष जी, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से मेरा इन्होंने सवाल यह बरपाया है, आप कि देखिए। अच्छी चीजों का कम से कम आप उसका स्वागत करते हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, क्या आप पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में है, इसका स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं? देखिए हेमंत जी, हम चाहेंगे कि सरकार जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर के नियम जल्दी से जल्दी बनाए। एक बार नियमों की स्पष्टता आ जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना रुख स्पष्ट करेगी। अभी आप इसका स्वागत करते हैं कि ये प्रदेश के कर्मचारियों के हित में फैसला है? देखिए निश्चित रूप से फैसला ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा ना, अभी स्पष्टता नहीं है जब तक ये लोग नियम नहीं बनाएंगे। आप देखिए इस तरह की बातें आ रही है। आप शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी स्वागत करते हैं या इसके खिलाफ हैं? परसों ही मैं देख रहा था कि जो आप उड़ान योजना को लेकर के क्या सोचते हैं? ये तमाम चीजें हैं जिन पर जनता चाहती है कि आप अपना रुख स्पष्ट करें। आशीष जी, हेमंत जी, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उनके पास ज्ञापन दे रखे हैं कि साहब हमको भी इसमें लागू किया जाए। तो मुख्यमंत्री किन किन को शामिल करते हैं, किन किन को नहीं शामिल करते हैं, स्वर्णिम जी वो भी देखेंगे। जवाब दीजिए इसका जो आशीष जी सवाल उठा रहे हैं। हेमंत जी, इन्होंने जो है घोषणा बात करते हैं 50 यूनिट तक हमने फ्री की है लोगों के लिए, और उसके आगे सब्सिडी है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के एक सरकार बता दीजिए जिसने बिजली के बिल माफ किए हो। आप भी बता दीजिए, हमसे तो आप सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं करनी कर रहे होटल इंडस्ट्री के, आप बता दीजिए आपकी किस सरकार ने की है। लेकिन हमने तो राहत प्रदान की है, आपको उससे तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उससे। लेकिन विपक्ष के तौर पर देखिए वो तो सवाल करेंगे स्वर्णिम जी, और आपका दायित्व भी बनता है कि आप उनका जवाब दें, उनकी शंकाओं का समाधान करें। और वैसे ही उनका दायित्व है कि केंद्र में वो भी देश की शंकाओं का समाधान करें। महेश जी, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहता हूं दरअसल कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के खेवनहार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसे नेता जो सबको अनुत्रित कर देते हैं, वो अशोक गहलोत बनकर के उभरे हैं, और इसका असर पूरे देश भर में देखने को मिलेगा? कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि मैंने जिक्र किया कि देखिए बहुत सारी चीजें पहली बार राजस्थान ने लागू की, और बहुत सारी चीजों पर राजस्थान के स्टैंड ने केंद्र को मजबूर किया अपने आप को फैसला बदलने के लिए। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से गहलोत सरकार जो और गहलोत जी जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, उनकी सोच जन विकास की और जन को लाभ देने की स्थिति वाली, जो उनसे संबंधित ओरिएंटेड जो भी उनका दर्शन है वो उभर के आया है। और साथ ही कांग्रेस हाईकमान में भी उनका व्यक्तित्व उभर के आया है। अगर जो जिस रूप में वो दे रहे हैं, और वो कई प्रदेशों ने उसको अपनाया है, जैसे कि आपने निःशुल्क औषधि योजना, इनकी जो सबसे पहले जो योजना थी, वो पूरे देश भर में बड़ा इतनी लोकप्रिय हुई कि केंद्र सरकार को अपनी आयुष्मान योजनाएं वगैरह ये सब लागू करनी पड़ी है। ये इसमें जो अच्छी बात है, और वो तो अपनानी है ही, उन्होंने काफी इसमें मापदंड तय किए और मार्गदर्शन दिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जिस तरह से देश की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और आम जनता को लाभ देने के लिए जिस तरह से किया है, और कांग्रेस को एक मार्गदर्शन दिया है,
आगे जाकर के वो बिल्कुल एक मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि बाकी विरोधियों पर वो हावी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका भी, आशीष जी आपका भी और स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सबकी निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि जो चुनौतियां हैं उनसे सरकार कैसे पार पाती है। जैसे राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है, उस पर कैसे कदम उठाया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम अब बता रहे हैं दर्शकों को। टायर गोदाम में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। जोधपुर में टायर गोदाम में आग लगी है और बासनी गली स्थित गोदाम में आग लगने की जानकारी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है जोधपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। गोदाम में आग लगने की जानकारी और इसके साथ उसकी तस्वीरें भी। तो लगातार पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी, कैसे आग लगी, अभी क्या अपडेट है? देखिए अहमद, बात करें तो जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रीज एरिया के जो गली नंबर 8 है, वहां पर स्थित एक टायर फैक्ट्री का गोदाम है, जिसमें आज अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग लगने के बाद क्षेत्र में जो है हड़कंप मच गया। आसपास के फैक्ट्री मालिक और जो गोडाउन है उनमें भी दहशत फैल गई कि कहीं आग बढ़ के उनके व्यवसायिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाए। आनंद फानन में तुरंत जो है दमकल को सूचित किया गया और जोधपुर के बासनी और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से जो दमकल स्टेशन है वहां से गाड़ियां भेजी गई है। बासनी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और आग को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो है आग किस कारण लगी इसको लेकर जो है बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है शॉर्ट सर्किट इसका कारण माना जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन मौके पर पहुंचा है, कब तक इस आग को बुझा लिया जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से दमकल विभाग लगातार जो आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार जो दमकलें वहां पर भेजी जा रही है, दमकल कर्मियों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है आग को काबू कर लिया जाएगा। थोड़ा सा इस इलाके के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कैसा ये इलाका है, क्या परेशानियां वहां पर आ सकती है आग बुझाने को लेकर के, और चूंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काफी भीषण आग है। चंद्रशेखर, देखिए निश्चित तौर पर बात करें तो जो इलाका जो है पूरा इंडस्ट्री का इलाका है, आसपास जो है कई तरह की जो है फैक्ट्रीज अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी बात चूंकि ये एक टायर का गोदाम था और टायर जो है रबर से बना होता है, तो उसमें तो तुरंत आग जो फैल जाती है और उसको काबू करने में भी जो है बड़ी मशक्कत जो है दमकल कर्मियों को करनी पड़ती है। तो फिलहाल जो दमकल कर्मी है आग को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। साथ ही साथ चंद्रशेखर, यहाँ पर ये जो आग लगी है इससे क्या आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, क्या आसपास का इलाका है, क्या उन पर भी ये आग फैल सकती है, उसका भी अंदेशा अभी है, आशंका है? देखिए, दमकल कर्मी जिस प्रकार से जो है उनकी रणनीति यही रही है कि आग को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाए और जो आसपास की फैक्ट्री मालिक है उनको इस बात को लेकर निश्चय जो है कहीं ना कहीं चिंता है कि उनकी फैक्ट्रीज में आग नहीं चली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दमकल विभाग ने दोनों तरफ से जो है दमकलें लगा रखी है और आग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और उसी को जो लगातार जो है उस पर जो पानी की बौछार करके जो आग को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि रबर है, जो रबर के बने होते हैं, तो आग जो है मुश्किल से कंट्रोल होती है। ऐसे में जो है एक बड़ी चुनौती जो है दमकल कर्मियों के सामने है। इस फैक्ट्री में कोई अंदर तो मौजूद नहीं था, किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है चंद्रशेखर? देखिए, जैसे ही आग लगी और आग लगने के साथ ही जो सारे दमकल जो फैक्ट्री कर्मी थे, जो गोडाउन में काम करने वाले थे, वो बाहर आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई अंदर फंसा हुआ है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। लगातार जो है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल भीषण आग की जानकारी सामने आ रही है, बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंडस्ट्रियल इलाका जिसमें लगातार दमकल की